स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी, जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक क्या था? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या की बात चल रही थी। इसमें मैंने कहा था, अपन ने रेडियस की बात की थी। रेडियस कितने तरीके की होती है? एटॉमिक रेडियस में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? कोवेलेंट रेडियस। सेकंड, इसमें अपने क्या देखा था? इसमें कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की बोली थी। मेटेलिक रेडियस भी होती है, मेटेलिक रेडियस। थर्ड, इसमें अपन पढ़ेंगे वंडरवॉल रेडियस। तो सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वंडरवॉल त्रिज्या की अपन बात करेंगे। अपने कोवेलेंट रेडियस की बात कर ली थी, इसे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें। आज हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस, और इन तीनों में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं मेटेलिक रेडियस की। देखना बच्चों ध्यान से, मेटेलिक रेडियस। तो सेकंड कौन सी होगी? मेटेलिक रेडियस। धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसके लिए बोली जाती है? धातु के लिए बोली जाती है, किसी भी मेटल के लिए, धातु के लिए बोली जाती है। तो धात्विक त्रिज्या को कैलकुलेशन, इसकी धात्विक त्रिज्या को पता करने के लिए क्या पता करना अपने को? सबसे पहले क्या ध्यान में रखना आवश्यक है? तो धात्विक के लिए इसका मतलब किसमें मिलती है? ये धातु में ऑब्जर्व होगी। इसका मेजरमेंट कहाँ होगा? धातु में। तो इसके लिए बात बोली जाती है कि धातु में परमाणुओं को एक दूसरे के पास रखा जाता है। मैंने क्या कहा? देखना ध्यान से। मैंने कहा किसी भी धातु में, कोई भी धातु मेटल है, उसमें जो एटम्स होंगे, कोई भी मेटल जिसमें कितने बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स को एक दूसरे के पास रखा जाता है। पास रखने का मतलब क्या है? देखना बच्चों ध्यान से। पास रखने का मतलब है उनको स्पर्श करके रखा जाता है, टच करके रखा जाता है, स्पर्श करके रखा जाता है। स्पर्श करके रखा जाने का मतलब क्या है? किसी मेटल में जितने सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स को अगर अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो देखना, इस धात्विक त्रिज्या की अपन बात करेंगे मेटल में। तो मैंने कहा एटम्स को, ये कोई एटम है किसी भी मेटल में, 2 एटम्स की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा इन दोनों को आपस में क्या रखा जाता है? एक दूसरे को स्पर्श करके रखा जाता है। स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के यहाँ पे क्या हुआ? एक दूसरे को टच करके रखे जाते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है किसका? मेटल में किसी एटम्स का। तो देखना कैसे धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस की अपन बात करेंगे। मैंने कहा इस एटम के लिए, ये मैंने 2 एटम कंसीडर किए, किसी भी मेटल में कंसीडर किए, बहुत सारे एटम होते हैं लेकिन 2 एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ। किसको समझाने के लिए? मेटेलिक रेडियस को। तो ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और ये इस एटम के लिए क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया था? डी से रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये डी यहाँ पे क्या है? बॉन्ड लेंथ। डी क्या है यहाँ पे? तो बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। अब देखना ध्यान से, अब बात आती है धात्विक त्रिज्या की। तो धात्विक त्रिज्या क्या बोली जाती है? इन दोनों एटम्स के बीच, इस तरीके के अरेंजमेंट में इन दोनों धातुओं के बीच की जो अंतर्नाभिक की दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। इसका आधा होने का मतलब जहां से ये दोनों एटम टच कर रहे हैं वहां से क्या जाएगा? इसको, इस डी का हाफ होगा। तो यहाँ पे ये क्या बोली जाती है? यहाँ पे ये जो रेडियस बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? मेटेलिक रेडियस। आर ऑफ ए मेटेलिक। आरएम किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने? इसको आरएम से, मेटेलिक रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर बात की जाए एक सिंपल एटम के लिए, कोई भी एटम जिसके लिए परमाणु त्रिज्या से अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ। किसी एटम के लिए बात करूं तो किसी एटम की रेडियस क्या बोली जाती है? उसके नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस, आर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन दोनों की देखना ध्यान से, मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बिल्कुल लगभग क्या होती है? अप्रोक्स से सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? R of metallic रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एटॉमिक रेडियस।
आर ऑफ ए। इस तरीके से इन दोनों में रिलेशन हो गया। अब बात की जाए बंद लंबाई और मेटेलिक रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो इस बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ का आधा क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। तो देखना बच्चों ध्यान से, D = D हाफ, इसका मतलब D का आधा, इसे बॉन्ड लेंथ का आधा क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, मेटल्स में एटम्स का अरेंजमेंट एक दूसरे को टच करके रखे जाते हैं। तो D/2 = क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए मेटेलिक धात्विक त्रिज्या। इसे बॉन्ड लेंथ की क्या होती है, आधी होती है। इसे पता कर सकते हैं कि ये पूरी तो क्या है, बॉन्ड लेंथ, और इसका आधा क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे को टच करते हुए एटम से का अरेंजमेंट होना चाहिए। और मेटेलिक रेडियस एटॉमिक रेडियस क्या होती है, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो उतार लो बच्चों इसको, ये बात होगी किसकी, मेटेलिक रेडियस की। इससे रिलेटेड अपन कुछ बात और करेंगे। सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन होगी कि धातुओं में परमाणुओं को पास पास रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को स्पर्श करके रखा जाता है, जिसके कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका आधा क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाती है। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मेटेलिक रेडियस किस में देखी जाती है, धातुओं में। अब बात आती है धातु की, किसकी बात आती है, धातु की। धातु दो तरीके के बोले जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। दो तरीके के ठोस बोले जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उनकी अगर बात करूंगा मैं, इसके सॉलिड स्टेट में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, धात्विक त्रिज्या की बात करनी है। तो धातुओं में कैसे पता लगाना है, धात्विक त्रिज्या के लिए एक बात बोली जाती है कि धात्विक त्रिज्या जो होती है वो किसी भी धातु में उसकी संकुलन क्षमता बढ़ने के साथ साथ धात्विक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। स्टेटमेंट क्या है उसको मैं समझा दूंगा, पहले स्टेटमेंट लिख ले आप लोग। स्टेटमेंट क्या है, धातुओं में संकुलन क्षमता, धातुओं में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी पीई, संकुलन क्षमता बढ़ने के साथ धात्विक त्रिज्या में कमी आती है। इसका मीनिंग क्या है, कैसे कमी आएगी उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। किसी भी मेटल की बात कर रहा है, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी धात्विक त्रिज्या में कमी आती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना। स्टेटमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि धात्विक त्रिज्या में कमी कैसे आएगी। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले बात आती है संकुलन क्षमता क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी किसको बोला जाता है उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी बोली जाती है किसी भी यूनिट सेल के लिए, किसी भी यूनिट सेल के इकाई आयतन के लिए, किसी यूनिट सेल का जो आयतन है उसका वो भाग जिसमें परमाणुओं के पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो। जहाँ पे परमाणु पाए जाने की संभावना ज्यादा हो क्या कहलाती है, उसकी संकुलन क्षमता। देखना मैंने क्या कहा, इकाई सेल का एक यूनिट सेल अपने सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। सॉलिड्स में यूनिट सेल, इनकी मैं बात है, यूनिट सेल्स क्या होती हैं इसकी अपन चर्चा कर लेंगे सॉलिड स्टेट में। तो यूनिट सेल की बात कर रहा है, किसी भी यूनिट सेल में वह आयतन जहां वह आयतन का भाग जहां परमाणु मिलने की संभावना ज्यादा हो, वो उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो किसी भी यूनिट सेल में वो आयतन जहाँ पे आयतन का वो भाग जहाँ पे परमाणु मिलने की संभावना हो, जहाँ पे परमाणु देखने को मिलते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब यूनिट सेल की बात की जाए तो यूनिट सेल में अगर यूनिट सेल की बात करूं तो लेटिस जो है, जालक
यूनिट सेल में क्या होते हैं लेटिस, उनका अरेंजमेंट जो किया जाता है वो किन किन तरीकों से किया जाता है। एक तो अरेंजमेंट होता है सबसे पहला सिंपल क्यूबिक, सेकंड इसमें आता है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड इसमें आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। किसी लेटिस का यूनिट सेल में अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में, इसकी अपन डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। तो अभी क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी धातु की संकुलन क्षमता की जब भी बात आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी की, तो क्या बतानी है, उस यूनिट सेल में वो आयतन, उस आयतन का वो भाग जहाँ पे परमाणु मिलने की संभावना हो, जहाँ पे परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दी आप लोगों को कि यूनिट सेल में कि लेटिस जो होते हैं, लेटिस का अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसी के अकॉर्डिंग मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा, सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है और बीसीसी में कितनी होती है और एफसीसी में कितनी होती है। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो कोई खास बात नहीं है। अभी अपन किस में पढ़ेंगे, ये सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी सॉलिड स्टेट में इजीली इनको डिटेल से पढ़ लेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता। अभी मेरा जो मकसद था वो क्या था, संतुलन क्षमता को समझाना, पैकिंग एफिशिएंसी को समझाने के लिए मैंने ये बात की कि धातु त्रिज्या में कैसे कमी आती है इसके बढ़ने से। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने कहा किसी यूनिट सेल में लेटिस का जो अरेंजमेंट किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखना बच्चों ध्यान से, किसी भी मेटल के लिए बात कर रहा हूँ, कोई भी मेटल, एक सिंगल मेटल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेटल की बात की जाए तो उसके लिए एक तो अरेंजमेंट होगा किसी यूनिट सेल के लिए, किसी यूनिट सेल के लिए, इकाई कोशिका के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इकाई यूनिट के लिए, तो देखना बच्चों ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, इस यूनिट सेल के लिए जो लेटिस होगा, इस यूनिट सेल के लिए जो लेटिस होता है उसका अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की बात की जाए तो किस में देखने को मिलेगा, सिंपल क्यूबिक, एक मैंने कहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक मैंने कहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी की इसमें बात की जाए, पैकिंग एफिशिएंसी पीई संकुलन क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पे कितनी बोली जाती है, 52%। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट सेल में वो आयतन का वो भाग जहाँ पे परमाणु मिलने की संभावना अधिकतम वो कितनी होती है, इसमें 52% होती है। बीसीसी की अगर बात की जाए तो बीसीसी में ये कितनी होती है, 68%। बीसीसी में कितनी होती है, 68% और एफसीसी में कितनी होती है, 74%। इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे सॉलिड स्टेट में कि कैसे आती है 52, 68, 74 की। यूनिट सेल में वो आयतन अपन निकालेंगे जहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 52, 68, 74 सभी में अलग अलग निकालेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इतना कह रहा हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वहाँ पे धातु त्रिज्या की बात करें तो धातु त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ मेटेलिक रेडियस, जैसे जैसे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे मेटेलिक रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी। तो सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी के लिए अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे धात्विक त्रिज्या के लिए क्या बोला जाएगा, धात्विक त्रिज्या जिसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम उसके लिए धात्विक त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपल क्यूबिक के लिए, किसी मेटल के लिए जो अरेंजमेंट है लेटिस का वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बीसीसी के लिए और उसके बाद एफसीसी के लिए। तो अपना जो स्टेटमेंट क्या था, किसी भी धातु के लिए संकुलन क्षमता बढ़ने के साथ साथ है उसकी धात्विक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। तो ये क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई और ये क्या होगी, मेटेलिक रेडियस हो गई। इस तरीके से ध्यान में रखना है बच्चों। तो ये सिंपल मैंने बात बता दी कि जैसे जैसे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी इसका मतलब वहाँ पे उसकी धात्विक त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सबसे ज्यादा इसकी, तो सबसे कम धात्विक त्रिज्या किसकी होगी, एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूब में। कैसे होती है, एफसीसी क्या होती है, बीसीसी क्या होती है और सिंपल क्यूबिक क्या होता है, इसके अपन सॉलिड स्टेट में डिटेल से इसकी अपन क्या कर लेंगे, इसका स्टडी कर लेंगे। उतार लो बच्चों इसको, जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग मैंने बात बता दी आप लोगों को। चलिएगा, तो ये बात हो गई किसकी, मेटेलिक रेडियस के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं अपन फोर्थ, इसकी जो थर्ड रेडियस है वो कौन सी है, वंडरवॉल रेडियस।
वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, देखना बच्चों ध्यान से। वंडरवॉल रेडियस की अपन बात करेंगे। थर्ड, वंडरवॉल रेडियस। देखना बच्चों, वंडरवॉल रेडियस इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेडियस ऑफ ए वंडरवॉल वी, आरवी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, इसको एटॉमिक रेडियस तो मेटालिक रेडियस, इस तरीके से सभी से अपन कोरिलेट करके देखेंगे। सबसे पहले बात आती है वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। वंडरवॉल रेडियस का अगर बात की जाए तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, वंडरवॉल रेडियस का मेजरमेंट, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, एक तो नॉन मेटल के लिए, एक तो नॉन मेटल के लिए किया जाता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये कहाँ इसका मेजरमेंट मिलेगा अपने को, एक तो अधातुओं में और एक अध्रुवीय अणुओं में देखने को मिलता है। किसका मापन, वंडरवॉल रेडियस का मापन अधातुओं और अध्रुवीय अणुओं में देखने को मिलता है। कैसे मिलेगा उसकी मैं बात करूंगा, इसको ध्यान में रखना। इसका मापन अधातुओं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवीय अणुओं के लिए मिलता है। तो यहाँ से अपन मेजरमेंट की बात करें तो देखना बच्चों ध्यान से, अगर बात की जाए इन मॉलिक्यूल्स की, ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात आती है तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना थोड़ा कि वंडरवॉल रेडियस इन मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मेजरमेंट करते समय क्या ध्यान में रखना, और इन मॉलिक्यूल्स की स्टेट क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। इन मॉलिक्यूल्स की स्टेट क्या होती है, जनरली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन मेटल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं जिसके लिए अपने को वंडरवॉल रेडियस मेजरमेंट करना है, उनकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, जनरली सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट होनी चाहिए। तो वंडरवॉल रेडियस अगर अपने को मेजरमेंट करना है तो उस मॉलिक्यूल के लिए स्टेट कैसी होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट होनी चाहिए, तभी क्या निकलेगी, वंडरवॉल रेडियस से निकलेगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन मेटल की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप लोग देखना ध्यान से। या तो नॉन मेटल में मिलेगी या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगी। तो देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे आयोडीन I2, इसके बीच पार्शियल क्या है, बॉन्ड है I2 क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, I2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच अपने को क्या चेक करना है, वंडरवॉल रेडियस चेक करनी है। तो देखना बच्चों ध्यान से, इसकी मैंने बात कर रहा हूं मैं। तो इनमें जो अरेंजमेंट होगा, इन दोनों एटम्स के बीच क्या है, बॉन्डिंग है। इन दोनों एटम्स के बीच क्या है, I2 मॉलिक्यूल है कोई। मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं I2 और I2 के बीच, जैसे इसका अरेंजमेंट कैसा है, I पार्शियल बॉन्ड I एंड I। तो इन दोनों के बीच क्या है, सिंगल बंद है, एकल बंद, सहसंयोजक बंद है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बनता है। तो देखना बच्चों ध्यान से, एकल बंध है, दोनों परमाणु क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसका नाभिक हो गया और ये इसका नाभिक हो गया। इसी तरीके से इस I2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, पार्शियल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, दूसरा I2 मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो रखा है, बॉन्ड बन रखा है, सहसंयोजक बंध बन रखा है। तो यहाँ पे देखना, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। अब देखना बच्चों, अब बात की जाए इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ये इस नाभिक के बीच की दूरी, इस मॉलिक्यूल के लिए नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D, और ये इस नाभिक के लिए क्या कहलाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है D। तो वंडरवॉल रेडियस की अपन बात कर रहे हैं, तो वंडरवॉल रेडियस के लिए क्या बोला जाएगा, देखना ध्यान से। ये तो सिंपल अपन किसी मॉलिक्यूल के लिए बात कर ली मैंने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है I2 मॉलिक्यूल में, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वंडरवॉल रेडियस। तो देखना बच्चों ध्यान से, वंडरवॉल रेडियस की जब बात की जाए तो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको तो अपने पढ़ लिया था, किसमें, कोवेलेंट रेडियस में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अपने को क्या चाहिए, वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस के लिए इन दो एटम्स के बीच, इन दोनों एटम्स के बीच क्या है, पार्शियल बॉन्ड, इन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या देखने को मिलेगी, वंडरवॉल रेडियस। तो इन दोनों एटम्स के बीच, ये जो पार्शियल जिनके बीच बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, इस न्यूक्लियस का, इस एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये इस एटम का न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच इंटरन्यूक्लियर
डिस्टेंस होगी कितनी बोली जाती है, इसको डी बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। तो ये कितनी होगी, डी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसके बीच पार्शियल बॉन्ड है, वो दो एटम के बीच, एटम के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अंतरनाभिकीय दूरी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डी बोल दी मैंने। तो इस डिस्टेंस का, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ का जो आधा बोला जाएगा, हाफ, इसका हाफ कहाँ से होगा देखना, ये इसका मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इसका हाफ ही क्या बोला जाता है, वन डर वाल रेडियस। तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ ए वन डर वाल आरवी। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा इन दोनों एटम्स के बीच, इस मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम के नाभिकों के बीच की दूरी क्या थी, डी थी, जिसको भी अपने बॉन्ड लेंथ डी बोला था। अब अगर बात करें इसमें, तो इस डी का हाफ, इस डी का हाफ अपने कोवेलेंट रेडियस में पढ़ा था कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उसका हाफ क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। इसका हाफ क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, रेडियस ऑफ ए कोवेलेंट आरसी। अब अगर बात की जाए यहाँ पे मेटेलिक रेडियस की, यहाँ पे बात की जाए मेटेलिक रेडियस की, ये मैंने कोई मेटल या इसमें मैंने मान लिया कोई एटम है, इस एटम की रेडियस की बात की जाए तो इसके नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सीधी दूरी एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब ये क्या है, रेडियस ऑफ ए एटॉमिक आर ए। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा देखना बच्चों ध्यान से। ये तो बात होगी कोवेलेंट रेडियस, ये होगी वन डर वाल रेडियस, और ये क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, अपने को पता लग रहा है कि ये ज्यादा है किसके कंपेरेटिवली, इससे एटॉमिक रेडियस से। देख लो इस बंध लंबाई का क्या है, आधा होती है। दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या है, पार्शियल बॉन्ड, उन दोनों एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका आधा क्या कहलाती है, वन डर वाल रेडियस। तभी बोला गया था कि इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच देखने को मिलता है इसका मेजरमेंट। तो ये बात होगी वन डर वाल रेडियस। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कंपैरेटिवली एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ ए एटॉमिक। तो इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये अपने पास क्या है, रिलेशन आ गया। और क्या बोल सकता हूं मैं, देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये वन डर वाल रेडियस ज्यादा होती है अगर कंपैरेटिवली बात की जाए। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इस एटम के लिए, इस एटम के लिए ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की कोवेलेंट रेडियस होगी। देखना मैंने कहा इस डी का हाफ क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। इसका मतलब यहाँ पे और बच गई कोवेलेंट रेडियस। तो इस I2 मॉलिक्यूल के लिए, सिर्फ I2 मॉलिक्यूल के लिए डी की बात की जाए, डी ऑफ I2 के लिए, तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस 2 कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस I2 मॉलिक्यूल और I2 मॉलिक्यूल के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी, जो ये बड़ी वाली डी है, इन दोनों के बीच की अगर बात करूं तो वन डर वाल रेडियस होगी। तो वन डर वाल रेडियस किसके इक्वल बोली जा सकती है, ये जो इतनी वैल्यू होती है इसकी, इस डी का हाफ, इस कंप्लीटली डी हाफ के लगभग क्या होता है, इक्वल माना जाता है। इस डी का हाफ, इस डी का हाफ मतलब इतना पोर्शन, ये किसके इक्वल बोला जाता है, इस डी के इक्वल बोला जाता है। और इस डी में कितने हैं, आरसी और आरसी, 2 आरसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ देखना, वन डर वाल रेडियस को मैं किससे कोरिलेट कर रहा हूं, कोवेलेंट रेडियस से। तो वन डर वाल रेडियस इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, अप्रोक्सीमेटली टू रेडियस ऑफ कोवेलेंट। इसको ध्यान में रखना बच्चों, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा इस वन डर वाल रेडियस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है कितनी, ये जो इस डी का हाफ, इस दोनों न्यूक्लियर, इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका जो हाफ बोला जाता है वो इस सिर्फ एक मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो आरसी और आरसी का मतलब क्या हो, कोवेलेंट रेडियस के 2 गुना बोली जाती है कौन सी, वन डर वाल रेडियस। तो इस स्टेटमेंट को, इस रिलेशन को ध्यान में रखना बच्चों। तो ये बात हो गई वन डर वाल रेडियस से कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच पार्शियल बॉन्ड है, तो उन दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट की जाती है, वन डर वाल रेडियस। तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे वन डर वाल रेडियस होगी। देखना इसको भी मैं क्या बोलूंगा, वन डर वाल रेडियस। एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी, ये किसके इक्वल होगी, 2RV। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2RV। इसका मतलब रेडियस ऑफ वन डर वाल इज इक्वल टू क्या हो गया, D/2। इसका मैंने कहा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाती है, वन डर वाल रेडियस कहलाती है। तो उतार लो बच्चों इसको, ये जनरली बात होगी इसकी वन डर वाल रेडियस के बारे में। चलिएगा अब बात करते हैं कंपैरेटिवली।
कंपेरेटिवली अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस में ज़्यादा कौन सी होगी कंपेरेटिवली, कई बार क्या पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन किस में ज़्यादा, कौन ज़्यादा होती है, कौन कम होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर बात की जाए यहाँ पे मैंने कहा था कोई भी मॉलिक्यूल धातुओं में क्या होता है, धातुओं में मेटल से परमाणु को स्पर्श करके रखा जाता है, टच करके रखा जाता है। टच करने का मतलब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने के बाद इन दोनों, इस एटम के लिए नाभिक और इस एटम का नाभिक, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है। तो देखना बच्चों ध्यान से, इसका जो आधा बोला जाएगा, इसका आधा वो क्या कहलाता है, इसका आधा क्या बोला जाएगा यहाँ पे, मेटेलिक रेडियस, रेडियस ऑफ ए मेटेलिक आरएम। और इससे एक एटम की बात करूं तो इसके नाभिक और इसके बाह्य एटम को इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, देखना ध्यान से, मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस क्या होती हैं, लगभग इक्वल होती हैं। एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या बोली जाती हैं, इक्वल बोली जाती हैं। इसको अपने पता कर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, या तो एटॉमिक रेडियस बोल दो, या किसी धातु के लिए बात करें तो वो मेटेलिक रेडियस हो जाएगी। तो दोनों को क्या बोला जाता है, लगभग इक्वल बोला जाता है। अब बात आती है वंडर वॉल रेडियस की। वंडर वॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, इसमें से ज्यादा कौन सी होगी, तो इस रिलेशन से पता लग रहा है कि वंडर वॉल रेडियस इस कोवेलेंट रेडियस की क्या होती है, 2 गुना होती है। तो यहाँ से अपन स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि वंडर वॉल रेडियस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, आर ऑफ वंडर वॉल सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस, यहाँ पे मैंने बताया था कल भी कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस में ज्यादा कौन सी होती है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, कोवेलेंट रेडियस से कम होती है। कारण क्या है, क्योंकि जब दो नाभिकों के बीच की अगर बात करेंगे जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखना, इस दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ये होगी d, इस d का हाफ क्या कहलाता है, अगर इसके बीच क्या बन रहा हो, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच से सिंगल सहसंयोजक बंध बन रहा हो, तो ये जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच का आधा, ये दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ ए कोवेलेंट। अब बात करें अगर एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इसके नाभिक और इसके बाह्य एटम कोष के बीच की दूरी। तो यहाँ से कंपेरेटिवली देख सकते हैं आप लोग कि एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस से। क्यों होती है, इसका मैंने कारण बता दिया। तो देखना, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, रेडियस ऑफ वंडर वॉल, वंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ एटॉमिक, और इसलिए किसके इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है मेटेलिक रेडियस की। उसके बाद सबसे कम क्या होगा, रेडियस ऑफ ए कोवेलेंट। तो वंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस लगभग इक्वल होती है, और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो ये कई बार क्या पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। कंपेरेटिवली तीनों रेडियस में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ज्यादा कौन सी होती है, कम कौन सी होती है, तो इसका आंसर आप लोगों को ऐसे देना है। तो उतार दो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों ये बात हो गई एटॉमिक रेडियस में अपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, ये वंडर वॉल रेडियस। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की तीनों रेडियस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू बच्चों।